नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताने में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। किसानों को धमकाने के लिए योगी सरकार ने भेजे 50 लाख के नोटिस। हाथरस गैंग रेप मामले में चार्जशीट ने खोली योगी सरकार की पोल। बीजेपी की तोड़फोड़ से मुश्किल में ममता, 3 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। मोदी राज में आजादी घटी, भारत रैंकिंग में 16 पायदान नीचे गिरा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे निवेदन जो हम आपसे लगातार कर रहे हैं। पहला तो यही कि सच्ची और पक्की खबरों के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता की ज़रूरत आप सब समझते हैं, इसलिए उसे मजबूत कीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। दूसरा निवेदन यह है कि satyhindi.com का ऐप आ गया है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये 2 कदम ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ये 2 कदम सत्य हिंदी को मजबूती प्रदान करेंगे, उसे प्रोत्साहन देंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बिना कृषि कानूनों को रद्द कराए वापस नहीं जाएंगे। कड़ाके की सर्दी में भी वो डटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताने का एक प्रोपेगंडा शुरू कर दिया है, रैलियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने भाषणों के जरिए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। आज उन्होंने मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही नए कानूनों के लाभ भी गिना दिए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से किसान कानून लागू हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एपीएमसी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया है, सिर्फ किसानों को नया विकल्प दिया है। पिछले 70 साल से सरकार किसानों को कहती आई है कि आप इसी मंडी में फसल बेच सकते हैं, लेकिन हमने नए कानून में इसे बदला। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भले ही दिल्ली में 50,000 या लाख किसान पहुंच गए हों, जिस दिन आप हुक्म करेंगे इंदौर से 4 लाख किसान सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे मोदी जी के समर्थन में। तो जो एक प्रोपेगंडा वॉर छेड़ा था बीजेपी ने, पहले किसानों के आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, उन्हें खालिस्तान से जोड़ने, टुकड़े गैंग, देशद्रोही वगैरह वगैरह। अब उसके पैरेलल एक और अभियान केंद्र सरकार ने छेड़ा है, पार्टी ने छेड़ा है। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी कमान संभाली हुई है और लगातार रैलियों करके विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष के भड़कावे की वजह से कर रहे हैं, विपक्ष ने उन्हें गुमराह कर दिया है। लेकिन ये वो किसान नहीं है जो 30-40 साल पहले होते थे, जो किसी नेता के उकसावे भड़कावे पर भड़क जाते थे। ये पढ़े लिखे किसान भी हैं, ये जानते हैं कि अपनी भलाई उनकी किस में है और वो किसानों की परख, माफ कीजिए, कृषि कानूनों की परख करके ही इस आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। जो तर्क, जो दलीलें प्रधानमंत्री ने दी हैं, वो जो
असलियत है उसकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। चाहे वो एपीएमसी की बात करें, चाहे एमएसपी की बात करें, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बात नहीं कर रहे हैं, वो जमाखोरी का जो अधिनियम उन्होंने बना दिया कृषि को के लिए उसकी बात नहीं कर रहे। तमाम चिंताएं हैं किसानों की, उसके बजाय वो एक तरह का प्रोपेगंडा वार छेड़े हुए हैं ताकि किसानों की आवाज़ को दबाई जा सके। किसानों की आवाज़ को दबाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि उन्हें आंदोलन ही ना करने दिया जाए, आंदोलन किया जाए तो उनकी बात सुनी ही नहीं जाए, और दूसरी तरफ ये है कि उनकी आवाज़ के प्रतिपक्ष में इतना शोर पैदा कर दिया जाए कि लोग भ्रमित हो जाएं या किसानों की आवाज़ उसमें दब जाए। तो जो बीजेपी ने कैंपेन छोड़ रखी है कि हम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इतनी रैलियां करेंगे, और प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उसका मकसद यही है कि किसानों की समस्याओं से कैसे ध्यान हटाया जाए, किसानों की मांगों को कैसे गलत नाजायज़ ठहराया जाए, कैसे इसे ये कहा जाए कि ये विपक्षियों की साजिश है या विदेशी कोई साजिश है। इस तरह की साजिशों की थ्योरी भी इससे जोड़ दी जा रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अर्बन नक्सलाइट को भी जोड़ दिया गया है, माओवादियों को भी जोड़ दिया गया है। तो आप इसको प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोल रहे हैं या बीजेपी की तरफ से जो किसानों के हितैषी बनने की पेशकश की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, उनकी असलियत में जाना होगा और समझना पड़ेगा कि इस तरह के कानून बनाने से क्या होने जा रहा है। और ये बहुत स्पष्ट है, जो कि हमें विभिन्न जरियों से पता चल रहा है। किसानों की जो चिंताएं हैं वही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है जिसकी काट इस तरह के प्रोपेगंडा से नहीं हो सकती है। किसान इससे बहकने वाले नहीं हैं। किसानों को रोका जा रहा है हर जगह, हर प्रदेश में, अन्यथा जो दिल्ली में संख्या है ये और भी कई गुना ज्यादा होती। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने पूरा जोर इस बात पर लगा रखा है कि उनके राज्यों के किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल न होने पाए। हरियाणा की बीजेपी सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन में शामिल होने जा रहे नेताओं की गिरफ्तारियां और प्रशासन द्वारा उन्हें धमकियां देने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एसडीएम ने किसान नेताओं को 50 लाख रुपए का पर्सनल बांड भरने का नोटिस भेजा है। किसान नेताओं पर आरोप है कि वे दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर संभल के किसानों को भड़का रहे हैं। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और यूपी सरकार की फजीहत हुई तो सफाई आई कि 50 लाख रुपए की रकम क्लर्क की गलती से लिख दी गई है और अब इसे कम करके 50,000 कर दिया गया है। संभल के एसडीएम दीपेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली में किसान आंदोलन को देखकर यहाँ के 6 किसान नेता गांव-गांव में जाकर किसानों को भड़का रहे थे। उनका कहना है कि इससे इलाके की शांति भंग हो सकती थी। दिल्ली यूपी की सीमा पर पड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में भाग लेने आने वाले किसानों के घरों में पुलिस दबिश दे रही है और प्रशासन उन्हें धमका रहा है। किसान नेता कहते हैं कि जैसे ही वे किसी घेराव या प्रदर्शन की योजना बनाते हैं, पुलिस घर पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। किसान नेताओं के इन बयानों से साफ है कि योगी सरकार पूरी तरह दमन पर उतरी हुई है। सीएए विरोधी आंदोलनों के दौरान भी पुलिस इसी तरह लोगों के घरों में घुसकर उन्हें पीटती थी और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करती थी। तो दो चीजें हैं जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। प्रोपेगंडा वार उसमें से एक है, और दूसरा ये है कि किसान आंदोलन में लोग शामिल ना हो। जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वो उन पर दबाव बना रही हैं, उनको रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हरियाणा में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए का नोटिस सिर्फ इसलिए कि वो किसान नेता गांव-गांव में जाकर किसानों में अलख जगा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है वो कितने काले कानून हैं, उनका उनके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है और उन्हें क्यों आंदोलन में शामिल होना चाहिए। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किसी से भी जाकर अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। इसमें मारपीट धमकाने का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि परेशान है केंद्र सरकार,
और बीजेपी परेशान है। इतने बड़े पैमाने पर किसान उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं, तो उसको कैसे कुचला जाए, कैसे उसको दबाया जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें विशेषज्ञता रखती है। उसने सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में दिखा दिया था कि वो किस पैमाने पर जा सकती है। फिर तबलीगियों को दबाने की उसने भरसक कोशिश की, और अब ये इस आंदोलन में भी उसकी भूमिका यही है। तो योगी सरकार अपनी ख्याति इस तरह के हथकंडों के जरिए बढ़ाती जा रही है। वो खुद को एक तानाशाही और निरंकुश सरकार के रूप में स्थापित कर चुकी है, और ये आम तौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब जो पूरा एक कहना चाहिए कि लौ किस्म का प्रशासन है, जिसमें आम आदमी की आवाज़ को कुचला जा रहा है, प्रतिरोध को दबाया जा रहा है, और यही किसान आंदोलन के संदर्भ में भी हो रहा है। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जो बता रही हैं कि योगी सरकार का रुख किसान आंदोलनों के खिलाफ है। लोकतांत्रिक ढंग से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी प्रदर्शन करे, सरकार समझाए, वहाँ तक बात अलग है। लेकिन यदि वो कानून का दुरुपयोग करके ये काम कर रही है, जो प्रशासन है, सरकारी मशीनरी, उसका दुरुपयोग करके दमनकारी ढंग से इस आंदोलन को कुचलने रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये एक लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं रहता है। अगली खबर लेते हैं। जिस हाथरस गैंगरेप मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसमें सीबीआई ने भी माना है कि हाथरस में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या की गई थी। अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने चारों आरोपियों को भी आरोपी बनाया है, उन चारों आरोपियों को जिनको पहले पुलिस ने बनाया था, और ये कहते हुए कि ये निर्दोष हैं। चार्जशीट उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है जो पीड़िता के परिवार को दोषी ठहरा रहे थे और चारों आरोपियों का बचाव करते दिख रहे थे। सीबीआई ने SC/ST एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो योगी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक को तलब किया था। बता दें, करीब 3 महीने पहले जब 14 सितंबर को हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी, तो शुरुआत में मामला तक दर्ज नहीं किया गया था, FIR दर्ज नहीं की गई थी। पीड़िता के इलाज के उचित इंतजाम नहीं किए गए। जब उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और पीड़िता की मौत हो गई। 4 सवर्णों पर गैंगरेप का आरोप लगा। पुलिस ने परिवार वालों को गैर मौजूदगी में 30 सितंबर को रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। परिवार वालों को चेहरा तक देखने की इजाजत नहीं दी गई थी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर दबाव डाला गया था। वहीं दूसरी ओर ये साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी कि ये बलात्कार है ही नहीं, बल्कि एक ऑनर किलिंग है। आरोपियों के पक्ष में सवर्णों की कई बैठकें हुई। इसके बाद तो और भी विवाद बढ़ गया। अमर उजाला के अनुसार सवर्णों की पंचायत से अलग बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवाल ने भी पीड़िता को ये मौत को ऑनर किलिंग बता दिया था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया था कि लड़की की हत्या उसके भाई व मां ने मिलकर की है। उन्होंने कहा कि चारों युवक निर्दोष हैं और ये पूरा मुकदमा झूठा है। मुकदमा पूरा झूठा नहीं था। ये सीबीआई जो कि बीजेपी के हाथ की कहना चाहिए कि खिलौना है, जो केंद्र सरकार के हाथ में है, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय के तहत जाती है, उस सीबीआई ने जांच की है और उस सीबीआई ने ये माना है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या की गई थी। अब ये चार्जशीट पेश कर दी गई है, इसलिए ये पूरी तरह से स्थापित होता है कि ये जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी, वो सरासर झूठ था। और इस पूरे मामले को दबाने के लिए उसने हर स्तर पर कार्रवाई की थी। पीड़िता की FIR दर्ज नहीं की, उसको आधी रात को चुपचाप जलाने की कोशिश कर दी गई, उसके दाह संस्कार कर दिया गया बिना उसके परिवारजनों के वहां रहते हुए। तो तमाम तरह के हथकंडे आजमाए गए। परिवार को बदनाम किया गया कि उन्होंने उसकी ऑनर किलिंग कर दी है। तो ये तमाम तरह की चीजें आई और उत्तर प्रदेश की सरकार
पहले मीडिया पर नाराज हुई, मीडिया पर नाराज हुई तो मीडिया का रुख एकदम से बदल गया। जो मीडिया इस पर सवाल उठा रहा था, इस हत्याकांड पर, वो योगी सरकार के साथ हो गया, बीजेपी के साथ हो गया और परिवार वालों को कटघरे में खड़ा करने लगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन अब अंततः एक सच स्थापित हो रहा है। अच्छी बात है, योगी सरकार इससे सबक नहीं लेगी, ये तय बात है। वो अभी भी इसमें दखल देने की कोशिश करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि किस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने वहां एक ऐसी भूमिका निभाई जो कि उससे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो हर स्तर पर योगी सरकार की किरकिरी हो चुकी है, वो पर्दाफाश हो चुका है उसका, और उसके इरादे और नीयत अब सब समझ गए हैं कि किस तरह से एक दलित युवती की हत्या पर, उसके गैंग रेप पर योगी सरकार का रवैया किस तरह का रहता है। दलित विरोधी रवैया रहता है, महिला विरोधी रवैया रहता है और सत्य के खिलाफ रहता है। वो सच को दबाने की कोशिश करती है। अगली खबर लेते हैं। बीजेपी के तोड़फोड़ अभियान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ा दिया है, उनकी नींदें उड़ा दी हैं। चुनाव से पहले पार्टी में एक तरह की भगदड़ मच गई है और भागने वाले नेता सब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के पार्टी छोड़ने के बाद शुक्रवार को एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से अपनी राह अलग कर ली। चुनाव के मुहाने पर खड़े पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी के लिए ये हालात मुश्किलों को बढ़ाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अभी कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसमें टीएमसी के सांसद सुनील मंडल का नाम भी सामने आ रहा है। मुकुल रॉय से शुरू हुआ ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं कह सकता। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये लगभग तय है कि इस दौरान शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो बीजेपी का ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का अभियान पिछले 2-2.5 साल से लगातार चल रहा है। मुकुल राय जो कि बहुत ही विवादास्पद नेता थे और जो करप्ट भी थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो घोटाला हुआ था उसमें उनका नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में था। लेकिन जैसे ही उन पर दबाव पड़ा, बीजेपी ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक तरह का जो हथकंडा बीजेपी अपनाती है पार्टियों को तोड़ने का, वो मुकुल राय के साथ शुरू हो गया था और अब बहुत सारे टीएमसी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, मंत्रियों को, विधायकों को तोड़ा जा रहा है। चुनाव के पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, चुनाव में चूंकि ये इस तरह की माहौल बनाना है कि टीएमसी में भगदड़ मच गई है, बहुत सारे नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, इसका एक जो मनोवैज्ञानिक असर मतदाताओं पर पड़ता है वो क्रिएट करने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। और बीजेपी किस तरह से कर रही होगी आप इसको समझ सकते हैं। जो दूसरे प्रदेशों में उसने किया है, साम दाम दंड भेद, कुछ को पद का लालच, कुछ को मंत्री पद का लालच, कुछ को पैसे मिल रहे होंगे, कुछ को चुनाव के टिकट की गारंटी होगी, कुछ को धमकाया जा रहा होगा सीबीआई और तमाम तरह की जो एजेंसियां केंद्र सरकार के पास है उनके जरिए। तो इस तरह से बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है टीएमसी को तोड़ने के लिए। लेकिन टीएमसी की अपनी कमजोरियां हैं। टीएमसी के अंदर दरअसल ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो भूमिका निभा रहे हैं पार्टी की चुनावी रणनीति को बनाने में, उसकी वजह से भी असंतोष है और शायद प्रशांत किशोर एक तरह का आकलन भी कर रहे हैं कि कौन से विधायक हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। तो चुनाव हारने वाले जो विधायक होंगे उनकी टिकट काटने का भी शायद उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, ममता बनर्जी को दिया होगा। इससे घबराहट भी है उन विधायकों में जिन्हें लगता है कि उनका टिकट कट सकता है, तो वो समय रहते ही बीजेपी में छलांग लगा जाना चाहते हैं ताकि उनकी टिकट सुनिश्चित हो जाए। तो वहां सौदेबाजी करके वो जा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। पार्टी में ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर असंतोष भी हो सकता है, अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष हो सकता है, कई चीजें हैं। चुनावी संभावनाओं की वजह से भी हो सकता है, फला सीट से नहीं जीत रहे, दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो निगोशिएट करके बीजेपी से बार्गेन करके वहां जा रहे हैं। तो सारे जो टूटने वाले विधायक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी से नाराजगी हो, पार्टी से नाराजगी हो, बल्कि एक तरह की अवसरवादिता भी इसके पीछे हो सकती है, होती है आमतौर पर चुनाव में। दल बदल के, चुनाव के पहले जो दल बदल होता है उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर फायदा तो बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रही है इस तरह के हथकंडों से, और
ये मैसेज भी नीचे जा रहा होगा। मतदाता इन तमाम चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते, ये जानने की कोशिश नहीं करते। और मोटी चीज़ ये होती है कि बीजेपी के तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। बीजेपी में तमाम नेता टूट टूट कर जा रहे हैं और बीजेपी मजबूत हो रही है। ये एक धारणा जोर पकड़ती रहती है और उसका चुनाव में फ़ायदा भी मिलता है। बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब आज की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेते हैं। गुरुवार को जारी हुई ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत एक साथ 16 पायदान नीचे गिर गया है। रैंकिंग में भारत को 162 देशों में से 111वें पायदान पर रखा गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 94 थी। ये रैंकिंग वैश्विक नागरिक, आर्थिक और निजी स्वतंत्रता जैसे कारकों की रैंकिंग है। इंडेक्स में 76 मानकों का इस्तेमाल किया गया है जो कि निजी, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। 12 प्रमुख श्रेणियों में से 5 श्रेणियों में भारत में तीव्र गिरावट देखी गई है। इनमें धार्मिक आधार है, पहचान है और रिश्ते की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था शामिल है। भारत ने जहां निजी स्वतंत्रता के मामले में 10 में से 6.3 का स्कोर किया है, वहीं आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 6.56 स्कोर किया है। भारत का कुल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर रहा 6.43। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग इस इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, पहले 3 स्थानों पर हैं। गौरतलब है कि कई फ्रीडम इंडेक्स में भारत की लगातार गिरावट देखी गई। इसी साल अक्टूबर में फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ने बताया था कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता 2019-20 में लगातार तीसरे साल कम हुई है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट पर पाबंदी लगती है। तो एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी सिकुड़ी है, उसके इंडेक्स में हम लगातार नीचे फिसले हैं। फिर ये दूसरे जो इंडेक्स हैं जिसमें व्यक्तिगत रिश्ते हैं, धार्मिक हैं, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को जिस पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लव जिहाद का उदाहरण आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी कानून बना दिया गया, वहाँ भी इस तरह के खेल शुरू कर दिए हैं सरकारों ने अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न करने का उनका। और सीए का कानून का जिक्र कर चुका हूँ, 3 तलाक का कानून है। इस तरह के तमाम कानून बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है, धार्मिक उनकी आज़ादी को सीमित किया जा रहा है। इसी तरह से पहचान का मामला है, जो धार्मिक पहचान है या सांस्कृतिक पहचान है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, निजी आज़ादी भी छीनी जा रही है। बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ काम हुआ है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबसे ज्यादा उस पर चोट पड़ रही है। बार बार स्पष्ट है कि भारत में आज़ादी लगातार सिकुड़ रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसीलिए एक साथ इतना नीचे आ जाना, 16 पायदान नीचे फिसलना, ये पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ था। ये आज़ादी के बाद शायद इमरजेंसी के कार्यकाल को छोड़ दें, उस पीरियड को छोड़ दें, तो इतनी बुरी गिरावट कभी नहीं आई है। ये बता रहा है कि मोदी के राज में स्वतंत्रता लगातार खत्म हो रही है, आज़ादी पर अंकुश लग रहे हैं और व्यक्तिगत, सार्वजनिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर पर दबाव डाला जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज़ादी का न होना लोकतंत्र के न होने का भी संकेत है। इसी पैमाने पर लोकतंत्र भी सिकुड़ रहा है। इसके भी आंकड़े लगातार आ रहे हैं और हम आपको बताते रहे हैं। तो बहुत खतरनाक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और ये इस तरह के इंडेक्स हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि संभल जाइए, वरना पता नहीं हम किस दिशा में धकेल दिए जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।